बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जनिटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा, आज आपके समक्ष कक्षा 10 के गणित विषय की इकाई ज्यामिति में से एक महत्वपूर्ण अध्याय 6 त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और उन 70 मार्क्स में से 12 मार्क्स हमारी यूनिट ज्योमेट्री को असाइन किए गए हैं। इन मार्क्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस चैप्टर को मैंने कुछ की पॉइंट्स यानी प्रमुख बिंदुओं में समावेशित किया है, जिनमें से पहले 2 की पॉइंट मैं आपको भाग 1 में समझाऊंगा तथा बाद के जो 3 पॉइंट हैं वो मैं आपको भाग 2 में समझाऊंगा। तो पहले इन की पॉइंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, फिर एक-एक की पॉइंट लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले शुरू करते हैं की पॉइंट्स यानी प्रमुख बिंदु। तो हमारा पहला की पॉइंट है मूल अवधारणाएं अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इस की पॉइंट के अंतर्गत समझाऊंगा। इसके बाद जो दूसरा की पॉइंट है उसमें हमारा प्रमेय का प्रभाग 1 स्टार्ट होता है, जिसमें मैं आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं वो सिद्ध करके दिखाऊंगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम सिद्ध करके दिखाऊंगा तथा अंत में इन प्रमेयों पर आधारित कुछ हम प्रश्न हल करेंगे। अब भाग 2 में मैं थर्ड की पॉइंट को समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां अर्थात क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस की जाएंगी और उसके पश्चात उन क्राइटेरिया पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करके आपको दिखाया जाएगा। फोर्थ की पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ की पॉइंट में प्रमेय का संभाग 2 होगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात पर आधारित प्रमेय पहले सिद्ध करके दिखाऊंगा, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। इसके बाद बच्चों फिफ्थ की पॉइंट जो हमारा होगा उसमें प्रमेय का संभाग 3 आएगा, जिसमें हम 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय, पहली पाइथागोरस प्रमेय और दूसरी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये दोनों सिद्ध करेंगे तथा इसके पश्चात प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी किए जाएंगे और प्रत्येक भाग के अंत में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको इन कॉन्सेप्ट के आधार पर हल करने होंगे। ये पूरा हमारा चैप्टर का ओवरव्यू था। अब एक-एक की पॉइंट लेंगे और चैप्टर को समझेंगे। बच्चों, अभी आपने सभी की पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन समझा। अब मैं एक-एक की पॉइंट्स लूंगा और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो मेरा पहला की पॉइंट है मूल अवधारणाएं अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुज की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों पहले समझें त्रिभुज है क्या। त्रिभुज बच्चों एक ऐसा बहुभुज है जिसके 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती हैं। चित्र में आप देखिए मैंने त्रिभुज दिखाया हुआ है और त्रिभुज के 3 शीर्ष मैंने A, B और C यहां पर दिखाए हुए हैं। अब इस चित्र में त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हैं? त्रिभुज की भुजाएं हैं AB, BC तथा CA। क्लियर? इसके अलावा मैंने यहां पर ब्लू से मार्क किया हुआ है वो त्रिभुज के अंतःकोण हैं। अब इन अंतःकोणों का नामकरण कैसे करना है? यदि हम इस एंगल की बात करते हैं तो हम लिखेंगे BAC अर्थात A बीच में आना चाहिए। ठीक, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो हमें लिखना होगा ABC या CBA, B बीच में आना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ACB या BCA। अब आप ये जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है उस चीज को एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। तो ये मैंने आपको त्रिभुज की परिभाषा यानी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। क्लियर? चलिए बच्चों, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है सर्वांग समता तथा समरूपता अर्थात कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था और अब आप पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इस अंतर को मैंने कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। बच्चों, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार तथा माप दोनों समान हैं उनको हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। यहां मैंने उदाहरण से समझाया है। देखिए आपको यहाँ पर 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं ABCD और PQRS। दोनों के आकार चूंकि वर्ग हैं इसीलिए समान है, साथ ही दोनों की भुजाएं 11 सेंटीमीटर है तो इनकी माप भी समान हो गए। इसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल दिया है जहां पर मैंने आपको 2 वृत्त दिखाए हैं, दोनों वृत्ताकार हैं, आकार समान हो गए और दोनों की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर है, OMB और O'NB। तो इस प्रकार से ये जो हमने उदाहरण दिए ये सर्वांगसम आकृतियों के हैं।
अब इन दोनों आकृतियों में क्या खास बात है कि अगर इसमें एक के ऊपर दूसरी रख दी जाए तो वो उसे ओवरलैप कर जाएगी, यानी अध्यारोपित कर जाएगी। तो ये हमारी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। अब हम समझते हैं समरूप आकृतियां। यदि दो ज्यामितीय आकृतियों का सिर्फ आकार समान हो तो वो आपकी समरूप आकृतियां होती हैं। यहां चित्र में मैंने आपको दो समरूप आकृतियां दिखाई हैं, जिसमें एक वर्ग है EFGH जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, और इसके साथ ही मैंने एक और वर्ग दिखाया है E'F'G'H' जिसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है। आकार तो दोनों के समान है, लेकिन भुजाएं यानी माप जो है आपकी वो अलग अलग है। इसी प्रकार से दो वृत्त भी दिखाए हैं जिनके आकार चूंकि ये वृत्ताकार है तो समान है, परंतु इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। OM 7.5 सेंटीमीटर है तथा O'N 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये समरूप आकृतियां हैं आपकी। ठीक, अब एक चीज आपको समझनी है जो मैंने 2 पॉइंट्स में वहां दिया हुआ है। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम हो। इस कंडीशन को आपको समझना है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, सर्वांगसमता को आपने क्लास 9th में भी देखा, इस चिन्ह के द्वारा जो मैंने वहां दिखाया हुआ है उससे प्रदर्शित करते हैं, तथा समरूपता को केवल एक साइन से, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों का मुख्य अंतर है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा समरूप त्रिभुज अर्थात सिमिलर ट्रायंगल्स। समझते हैं क्या होते हैं समरूप त्रिभुज। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा संगत कोण बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने चित्र में दो त्रिभुज आपको दिखाए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, जो कि समरूप त्रिभुज हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर का क्या अर्थ है। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो संगत भुजाएं समझिए ध्यान से। संगत भुजाएं आपको मालूम है दो बिंदुओं से भुजा बनती है। तो AB पहले दो अपॉन यहां के पहले दो PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR, यानी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ये अर्थ हुआ संगत भुजाएं समानुपाती का। और दूसरी चीज, यहां अगर मैं A ले रहा हूं, पहला एंगल A, तो यहां के पहले एंगल P के बराबर हो गया, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया, तथा एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से संगत कोण आपके बराबर हो गए। ये दोनों प्रतिबंध होते हैं समरूप त्रिभुजों के। क्लियर? चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट के अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है सही नामकरण का महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट नेमिंग। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, ध्यान से समझना है। बच्चों दो त्रिभुज मैंने आपको यहां दिखाए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। इनके संगत कोण यहां पर बराबर दिए हुए हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन से संगत कोण बराबर दिए हुए हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है एंगल A बराबर एंगल Q दिया है, और दूसरा दिया है एंगल C बराबर एंगल P। ठीक है, अब बच्चों दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण भी बराबर ही होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल B बराबर एंगल R। अब इसके अनुरूप हम ध्यान से देखेंगे नामकरण कैसे करना है। यदि मैं इस त्रिभुज का नामकरण कर रहा हूं यहां से स्टार्ट करके CAB, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए त्रिभुज CAB सिमिलर होगा त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज का नामकरण इसके अनुरूप करना है। यहां मैंने लिया C किसके बराबर था? P के, तो यहां लिख दूंगा P। फिर मैंने लिया है A किसके बराबर है? Q के, तो यहां लिख दिया मैंने Q। और फिर मैंने यहां लिखा है B किसके बराबर है? R के, तो मैंने यहां लिख दिया R। तो त्रिभुज CAB समरूप हुआ त्रिभुज PQR के। अब इसकी भुजाएं जो हैं, संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होंगी वो समझना है। संगत भुजाएं का मतलब CA और इसकी PQ पहली दो का अनुपात इसकी आखिरी दो AB अपॉन इसकी आखिरी दो QR तथा CB अपॉन PR। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो ये है हमारा सही नामकरण का महत्व।
क्लियर? चलिए अब अपने सेकंड की पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां पर हमारी थ्योरम स्टार्ट हो रही है। तो पहली थ्योरम जो हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेस थ्योरम भी कहते हैं। तो बच्चों पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने हेतु एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात त्रिभुज में एक भुजा BC है, इसके समानांतर एक रेखा DE खींची गई है जो अन्य भुजाओं को D तथा E पर मिल रही है। तो ये जो भुजा DE है ये इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम फॉर्मेट के अनुसार सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में DE हमें दी हुई है पैरेलल BC के, जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये DE इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात AD अपॉन DB सिद्ध करना है किसके बराबर? AE अपॉन EC के बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। पहले रचना हम क्या करेंगे, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, इसका नाम हमने दे दिया M, और इसी तरीके से E बिंदु से AB भुजा पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, इसका नाम हमने दे दिया N। ठीक है, इसके बाद हमने D को C से मिला दिया और E को B से मिला दिया हमने। ठीक है, तो अब रचना लिखते हैं, DM परपेंडिकुलर टू इसके AC तथा EN परपेंडिकुलर किसके खींचा है? AB के खींचा, और फिर हमने मिलाया DC तथा BE को मिलाया। ये हमारी रचना हुई। क्लियर? समझ में आ रहा है सब? ठीक, अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है वो होती है उपपत्ति यानी प्रूफ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो होता है 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है? AD, और संगत ऊंचाई क्या है हमारी? EN। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से एक और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज DBE। देखिए ध्यान से, त्रिभुज DBE, इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहेंगे तो ये होगा हमारा 1/2 गुणा आधार, इसका आधार होगा DB, आधार है DB, और संगत ऊंचाई वही है EN, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में जब हम आधार को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए वही आपका लंब आ रहा है। ठीक, तो संगत ऊंचाई हमारी क्या होगी? वही होगी EN। ठीक है, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, देखते हैं हमारा इसका अनुपात क्या आता है। तो ये आया हमारा हाफ AD इंटू EN। ठीक है, अभी हमने देखा, और ये हुआ हमारा हाफ DB इंटू EN। तो देखिए बच्चों, हाफ से हाफ कैंसिल और EN से EN कैंसिल, ये वैल्यू हमारी निकल आई AD अपॉन DB। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों दूसरी
से देखते हैं ट्रायंगल्स को। तो देखिए इधर की साइड से आप देखें तो ट्रायंगल ADE तथा आप दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ECD, ठीक। इनका रेशियो भी इसी प्रक्रिया से हम निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2। आधार देखते हैं, ADE में आधार क्या है AE और संगत ऊंचाई है DM। AE इंटू DM अपॉन 1/2, इसका आधार है EC और संगत ऊंचाई वही हो गई आपकी DM। EC इंटू DM, ठीक है। अब इसमें फिर 1/2 से 1/2 और DM से DM कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी, ठीक। अब बच्चों देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 में। देखिए यहां पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और यहां पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, लेकिन नीचे यहां त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है और यहां ECD का क्षेत्रफल है। अगर ये दोनों किसी प्रकार से समान हो जाएं तो ये दोनों ही पार्ट आपके बराबर हो जाएंगे, और अगर लेफ्ट पार्ट बराबर हो गए तो राइट पार्ट भी आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, DE पैरेलल टू BC है, ठीक। तो इसका अर्थ हो गया त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देखिए दोनों का ही आधार D ही है, दोनों का आधार D है तथा DE पैरेलल टू BC के मध्य दोनों त्रिभुज स्थित हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और जैसे ही हमारा DBE का क्षेत्रफल ECD के क्षेत्रफल के बराबर आया वो हमने यहां पुट कर दिया। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से जब बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गए। AD अपॉन DB बराबर हो गया AE अपॉन EC, और यही हमको सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए सेकंड की पॉइंट की दूसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम। तो बच्चों पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ABC, और उसमें एक रेखा LB दिखाई दे रही है जो त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये हमको दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा जो DE यानी जो L रेखा है वो BC के समानांतर है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने BPT करी अब हम इसको भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में रेखा L भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि समान अनुपात कहा गया है। तो AD अपॉन DB का वही अनुपात होगा जो AE अपॉन EC का, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो इसकी उत्पत्ति सीधी होगी, इसमें रचना कुछ नहीं करनी है हमको। देखिए बच्चों मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं।
तो फिर कोई ना कोई रेखा तो होगी जो बीसी के पैरेलल होगी, तो हम अपनी तरफ से एक रेखा बना लेते हैं यहां पर डीएफ, और इस प्रकार से बनाते हैं, माना ये पैरेलल है बीसी के, ठीक। हमने माना डीई बीसी के समांतर नहीं है, तब हमने अपनी तरफ से ये माना कि डीएफ जो है वो बीसी के समांतर है। अब अगर डीएफ बीसी के समांतर है तो अभी अभी हमने बीपीटी थ्योरम करी है, डीएफ एडी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब हो गया एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा एएफ अपॉन एफसी। कैसे? बीपीटी से। अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव की थी, लेकिन एडी अपॉन डीबी तो हमको किसके बराबर दिया है, परंतु एडी अपॉन डीबी बराबर हमको किसके दिया है, एई अपॉन ईसी के, ये हमको दिया हुआ है। अब समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब हुआ AF अपॉन FC बराबर हो गया हमारा AE अपॉन EC, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो अगर हम दोनों साइड में एक अगर जोड़ देते हैं तो वो भी बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। अब देखते हैं AF प्लस FC किसके बराबर है, AC अपॉन FC बराबर हो गया AE प्लस EC भी AC अपॉन EC। अब देखिए दोनों बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC से AC कट गया, इसका मतलब हो गया FC बराबर EC। अब देखिए FC बराबर EC तभी हो सकता है जबकि F पॉइंट इसके ऊपर आ जाए, यानी F और E एक दूसरे के संपाती हो या कोइंसाइड करें, ठीक है। यह तभी संभव है जब E तथा F संपाती हो। अब अगर E और F संपाती होंगे तो इसका मतलब DF जो पैरेलल थी वो हमारी क्या बन गई, DE, तो इसका मतलब DE पैरेलल हो गई BC के। इसका अर्थ हो गया कि DE पैरेलल टू BC, और यही आपको सिद्ध करना था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए बच्चों, आप सेकंड की पॉइंट के लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर हम प्रमेय पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न दिया है, आकृति में DE पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC है। अब इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में दिख रहा है DE पैरेलल टू AC, और इसका अर्थ हुआ BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, क्योंकि हमने बीपीटी से अभी ये चीज प्रूव की थी, तो बीपीटी थ्योरम से ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब किसी प्रकार एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABE में, दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ABE, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE, और इसका अर्थ हुआ BD अपॉन DA किसके बराबर हो गया, BF अपॉन FE, ये भी बीपीटी से हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष आपस में बराबर है, तो दाएं पक्ष भी आपके बराबर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE
समीकरण 1 तथा 2 से। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया PF अपॉन FE बराबर PE अपॉन EC। चलिए बच्चों, प्रमेय पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB is parallel to PQ और AC is parallel to PR है। AB parallel to PQ और AC parallel to PR दिया है। हमें दर्शाना है कि BC जो है वो पैरेलल होगा QR के। तो हल देखते हैं इसका। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OPQ में हमें क्या चीज दी हुई है? AB पैरेलल टू PQ, ठीक है। और इसका मतलब हो गया OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये समीकरण 1 आ गया और ये किससे आया? BPT से, ठीक है। इसी प्रकार एक और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज OPR में AC पैरेलल है PR के और इसका अर्थ हो गया OA अपॉन AP बराबर हो गया OC अपॉन CR। ये आ गया हमारा समीकरण 2 और ये भी हमारा BPT से। अब बच्चों, समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष अगर बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब समीकरण 1 तथा 2 से OB अपॉन BQ किसके बराबर आ गया? OC अपॉन CR के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज OQR में OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया BC जो है, ये जो लाइन BC है वो QR के समानांतर हो गई, क्योंकि ये BPT के विलोम से। तो इस प्रकार BC समानांतर QR हमने प्रूव कर दिया। बच्चों, इस प्रकार त्रिभुज अध्याय के कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने भाग 1 में अध्ययन किया। अब इससे आगे के बिंदुओं को हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको हल करना है। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सभी लेक्चर्स को बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं।